जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम अध्याय 1 जीवों में जनन का द्वितीय भाग पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। तो क्या है लैंगिक जनन? इस प्रकार के जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। मतलब इस प्रकार के लैंगिक जनन में क्या होते हैं, नर और मादा दो जनक होते हैं। वो एक से भी हो सकते हैं या विपरीत लिंग वाले भी हो सकते हैं। और उनके अंदर क्या होता है, तो जो जनन अंग हैं उनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। ये युग्मक क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, जिसे हम संयुग्मन या निषेचन की क्रिया कहते हैं, और बाद में उससे युग्मनज का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में क्या है, एक बहुत ही विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया है। लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतति अपने जनक के एकदम समान नहीं होते हैं। मतलब हम उनको क्लोन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो आनुवंशिक पदार्थ जनक से संतति में पहुंचता है वह कैसा होता है, वह हूबहू एक जैसा नहीं होता है। उसके अंदर फेरबदल किया जाता है, जिसे आप मियोसिस की क्रिया में या अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती है, उसे आप अर्धसूत्री विभाजन में पढ़ेंगे। बात करते हैं जीवन की प्रावस्थाएं। तो जीवन की 3 मुख्य प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 किशोर प्रावस्था, दूसरी है जनन प्रावस्था और तीसरी है जीर्णा प्रावस्था। किशोर प्रावस्था में क्या होता है, जब शिशु पैदा होता है, जब से लेकर और उसके शरीर में वृद्धि होना शुरू होती है और उसकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि होती है, इसको हम कहते हैं किशोर प्रावस्था। इसके बाद क्या होता है, वह परिपक्व हो जाता है, उसके जनन अंग कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तब दूसरी अवस्था आ जाती है, जिसे हम कहते हैं जनन प्रावस्था। अब जो जीव है वो तैयार है जनन क्रिया को करने के लिए। और अंत में आती है जीर्ण प्रावस्था। काफ़ी समय बाद उसकी उम्र जो होती है ढल जाती है, धीरे धीरे करके उसकी उपापचयी क्रियाएँ धीमे होने लगती हैं और शरीर की कोशिकाएँ नष्ट होना शुरू हो जाती हैं और अंत में शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं पौधों के प्रकार। तो पहला है प्रकार वार्षिक पौधा, दूसरा है द्विवार्षिक और तीसरे प्रकार के पौधे होते हैं बहुवार्षिक। वार्षिक पौधा वो होता है जो अपना जीवन चक्र एक मौसम के अंदर पूरा कर लेता है, अंकुरण से लेकर बीज के उत्पादन तक पूरा कर लेता है और फिर वो मर जाता है, जैसे कि मटर, धान, गेंदा। द्विवार्षिक पौधे वो होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 साल के भीतर पूरा करते हैं, अंकुरण से लेकर बीज उत्पन्न करने तक, और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि डिजिटलिस परप्यूरा। तीसरा जो है वो है बहुवर्षीय पौधा। ये पौधा क्या होता है, 2 ऋतुओं से अधिक समय तक जीवित रहता है। मतलब काफ़ी समय तक जीवित रहता है और बार बार उसके अंदर पुष्प आते हैं और फिर बीज बनते हैं, फिर पुष्प आते हैं, फिर बीज बनते हैं, और ये कुछ वर्षों से लेकर 4000 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। जैसे कि चिकोरी का पौधा होता है, सिकोरम इंटाविस। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष पौधों की, जैसे कि बांस की प्रजातियां होती हैं। इनमें क्या होता है, पुष्प जो हैं लगभग 50 से 100 साल में आते हैं। उसी तरीके से ये दूसरा पौधा है, ये स्ट्रेबोलेंथस कुंथाना या नीली कुरंजी कहते हैं। इस पौधे में क्या होते हैं, 12 साल में एक बार ही पुष्प आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जंतुओं में जनन प्रावस्थाओं से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में, जैसे कि मेंढक, छिपकली, पक्षी आदि मौसम के अनुसार अंडे देते हैं। ये हर वक्त अंडे नहीं देते हैं, इनका विशेष जब मौसम आते हैं तभी ये अंडे देते हैं। दूसरा, कुक्कुट फार्म के मुर्गे वर्ष भर अंडे दे सकते हैं, क्योंकि उनको विशेष रूप से तैयार किया जाता है और उनको जो है प्रॉपर या अच्छी मात्रा में उनको प्रकाश प्रदान किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो जीवन चक्र की शैली है उसको इस तरीके से बदल दिया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक अंडे दें। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन प्राइमेट स्तनधारियों के बारे में। ये जो नॉन प्राइमेट स्तनधारी होते हैं कि मादाओं में प्रजनन के लिए क्या होता है, निश्चित अवधि के बाद बार बार क्या होते हैं, शरीर के अंदर परिवर्तन आते हैं, जो कि जनन हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मध चक्र कहते हैं। और ये
जो है जिसे ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं अंग्रेजी में, मध्य चक्र, या ऐसे सिंपल हम हीट पीरियड कहते हैं। इनके हीट पीरियड आते हैं, ये हर वक्त जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जब इनके हीट पीरियड आते हैं तभी ये सहवास करने के लिए उतारू होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गाय, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में ये मध्य चक्र पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमेट्स में हमारे कपी, बंदर और मनुष्य आते हैं। इन जंतुओं की मादाओं में भी क्या होता है, एक विशेष परिवर्तन आते हैं इनके शरीर में। जैसे कि मनुष्य की बात कर लिया तो 28 दिन के भीतर एक उनके अंदर चक्र चलता है जो कि हार्मोनों द्वारा ही नियंत्रित होता है, जिसे हम ऋतुस्राव या मेस्ट्रो साइकिल या माहवारी या रजोधर्म के नाम से जानते हैं। इस एमसी के दौरान 14वें दिन पर उनके शरीर से, उनके अंडाशय से अंडा जो है निकलता है। इसके बाद हम बात करते हैं लैंगिक जनन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जिन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि निषेचन से पूर्व में होने वाली घटनाएं, निषेचन की घटना और निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं। अब निषेचन से पूर्व घटनाएं, जब वो निषेचन की क्रिया होती है उससे पहले क्या क्या घटता है, तो उससे पहले दो क्रियाएं घटती हैं। नंबर 1 युग्मक जनन होता है और दूसरा उन युग्मकों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो हम पहले बात करते हैं जनन। युग्मक जनन में पहले हम बात कर लें युग्मक की। तो युग्मक क्या होते हैं? युग्मक एक यूकैरियोटिक अगुणित कोशिका है जिसका निर्माण जनन के लिए होता है। तो लैंगिक जनन में नर या मादा होते हैं, उनके जनन अंग के अंदर क्या होते हैं, एक विशेष कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम युग्मक कहते हैं। वो कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। उनके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनके अंदर केवल एक सेट पाया जाता है जिसको हम n संख्या से दर्शाते हैं। युग्मक के प्रकार की बात कर ली जाए तो युग्मक के दो प्रकार होते हैं, सम युग्मक और विषम युग्मक। सम युग्मक मतलब एक जैसे युग्मक दिखाई देने में, आकार में, और दूसरे होते हैं विषम युग्मक जिनका आकार और आंतरिक संरचना भी अलग होती है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, क्लेडोफोरा के अंदर जो एक शैवाल है इसके अंदर दिखाया गया है कि सम युग्मक दिखाए गए हैं इसके अंदर। तो सम युग्मक हैं, ये दोनों के दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इनके अंदर फ्लैजेला पाया जा रहा है। और ये जो फ्यूकस है इसके अंदर क्या होता है, विषम युग्मक है। इसमें देखिए एक बड़ा युग्मक है और दूसरा नर युग्मक छोटा है। उसी तरीके से मानव के अंदर देखिए मादा युग्मक कैसा है, बड़ा है और दूसरा छोटा है। ये एक अंडा है और ये शुक्राणु है। इसके बाद हम बात करते हैं जीवों में लैंगिकता की। तो पादपों में हम लैंगिकता के बारे में बात करते हैं। केवल नर जनन अंग। अब पौधों के जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों के जो जनन अंग हैं वो पाए जाते हैं पुष्प के अंदर। तो पुष्प के अंदर जो नर जनन अंग है उसको हम कहते हैं पुमंग या पुंकेसर, और जो मादा जनन अंग होता है उसे हम कहते हैं जायांग या स्त्री केसर। तो जिन फूलों के अंदर पुंकेसर या पुमंग पाए जाते हैं उस पुष्प को हम कहते हैं नर पुष्प। और जिस पौधे पर केवल नर फूल आते हैं उस पौधे को हम क्या कहते हैं, नर पौधा। उसी प्रकार से अगर किसी फूल के अंदर केवल मादा अंग पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मादा पुष्प। और किसी पुष्प के पौधे के अंदर अगर केवल और केवल मादा पुष्प लगते हैं तो उस पौधे को हम कहते हैं मादा पौधा। अब इसी के आधार पर हमने इनको दो भागों में बांट रखा है। तो पहला है द्विलिंगी, उभयलिंगी, होमोथैलिक, और इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका मोनोशियस। अंग्रेजी के शब्द कंफ्यूज होते हैं, मोनोशियस और इसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। इन सभी का मतलब ये है कि एक ऐसा पौधा जिसके अंदर दोनों प्रकार के पुष्प लगते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प। जैसे कि कुकुरबिटा या कुकुरबिटेसी एक फैमिली है जिसके अंदर बेल वाली जो आपकी सब्जियाँ होती हैं, लौकी हो गई, तोरई हो गई, ये सभी कुकुरबिटा के अंदर आते हैं। और दूसरा नारियल के वृक्ष। अब हम बात करते हैं ऐसे पौधों की जो केवल और केवल या तो नर पुष्प धारण करते हैं या फिर वो मादा पुष्प धारण करते हैं। ऐसे पौधों को हम कहते हैं एक लिंगाश्रयी, हेट्रोथैलिक। ये शब्द यूज़ किया जाता है ज़्यादातर फंजाई या कवक में। डायोसियस या यूनिसेक्सुअल, मतलब एक ही प्रकार का सेक्स धारण किए हुए हैं।
देखते हैं जब केवल एक प्रकार का लिंग धारण करते हैं, जैसे कि पपीता और खजूर के वृक्ष में पाया जाता है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट, मोनोसियस और यहाँ पर डायोसियस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप भूलेंगे नहीं। तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये कारा एक शैवाल है, इसमें उभयलिंगाश्री उभयचर, आपने जानते हो उभयचर कैसे जीव होते हैं, जो स्थल पर भी रह सकते हैं और जल के अंदर भी रह सकते हैं, दोनों में रह सकते हैं। उसी प्रकार से ये शब्द लिया गया उभयलिंगाश्री। इसका मतलब क्या होता है, जो कि नर जनन अंग भी इसके अंदर पाया जा रहा है। ये रहा नीचे वाला नर जनन अंग, ऊपर मादा जनन अंग। उसी प्रकार से एक लिंगाश्री पादप की बात कर ली जाए तो ये मार्केंशिया का चित्र दिखाया गया है। तो इसका थैलस है, ये कैसा है, नारी थैलस है, स्त्री धानीधर इसके अंदर मौजूद है। और इसमें क्या है, नर थैलस दिखाया गया जिसके अंदर पुम धानीधर दिखाया गया है। तो दोनों जो थैलस हैं उनमें अलग अलग नर और मादा युग्मक अलग अलग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं द्विलिंगी पुष्प की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा पुष्प है जिसके अंदर नर जनन अंग भी होंगे और मादा जनन अंग भी पाए जाएंगे। तो ये जो पुंकेसर दिखाए हैं ये क्या है, नर जनन अंग है। और ये बीच में जो दिखाया गया है अंडाशय वाला भागा, जिसे आप अंडप कहते हैं, ये भी क्या है, मादा जनन अंग है ये। तो दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, इसीलिए कैसा हो गया, ये द्विलिंगी पुष्प कहलाए। बात करते हैं जंतुओं में लैंगिकता की। सबसे पहले एक लिंगी जीव क्या होते हैं, ये इस प्रकार के जीव होते हैं जिनके अंदर एक ही प्रकार का जनन अंग पाया जाता है। जैसे कि अगर कोई नर है तो उसके अंदर नर जनन अंग पाया जाएगा, और अगर कोई मादा लिंग है तो उसके अंदर मादा जनन अंग पाया जाएगा। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, मादा जनन अंग भी पाया जाता है और जो नर जनन अंग भी एक ही शरीर के अंदर पाया जाता है। ऐसे जीवों को हम द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। बात कर लेते हैं इनके उदाहरण की। यहाँ देखिए दिखाया गया है, ये केचुआ दिखाया गया है। केचुआ कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, मतलब एक ही शरीर के अंदर मादा जनन अंग और नर जनन अंग पाए जाते हैं। ये वृषण क्या है, ये नर जनन अंग है, और अंडाशय क्या है, मादा जनन अंग है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है, एक लिंगी प्राणी दिखाया गया है, कॉकरोच। कॉकरोच कैसा होता है, नर होगा और मादा कॉकरोच अलग अलग पाए जाते हैं, और इनके अंदर अलग अलग जनन अंग पाए जाएंगे। यहाँ वृषण पाए जा रहे हैं, वृषण कैसे हैं, नर जनन अंग है, और अंडाशय क्या है, मादा जनन अंग है। जो बात करते हैं जीवन चक्र के प्रकार की, तो विभिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार के जीवन चक्र चलते हैं। जैसे कि शैवाल है, उसके अंदर अगुणितक जीवन चक्र चलता है। इसमें क्या होता है, अगुणितक जीवन चक्र को इंग्लिश में कहते हैं हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, जीव जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट बोलते हैं इसको, इस अवस्था में अपना जीवन ज़्यादा से ज़्यादा बिताता है, और कुछ समय के लिए वो बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट अवस्था में आता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इसकी जो मुख्य अवस्था कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक जो बड़ी अवस्था है वो कौन सी है, युग्मकोद्भिद है। इस प्रकार के जीवों में युग्मनज के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसे मियोसिस कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो जीवन चक्र है उसे हम कहते हैं द्विगुणितक या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, जीव अपना जीवन की अवस्था अधिक से अधिक किसमें, द्विगुणितक या स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद अवस्था में अपना जीवन बिताता है, जिसमें उसके गुणसूत्र कैसे होते हैं, दो समूह में पाए जाते हैं, दो सेट होते हैं, 2n अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा अपना जीवन बिताता है, जैसा कि मनुष्य के अंदर पाया जाता है। तो हमारा जो पूरा शरीर होता है वो कैसा होता है, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक होता है, और कुछ समय के लिए हमारे अंदर जो जनन कोशिकाएँ हैं उनके अंदर युग्मकोद्भिद अवस्था पाई जाती है जब युग्मक बनते हैं, और युग्मक बनते समय उनके अंदर जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब हम बात करते हैं अगुणितक
द्विगुणितक जीवन चक्र की। इसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र। इसमें क्या होता है, जीव दोनों अवस्था में बराबर बराबर रहता है, युग्मकोद भेद अवस्था में भी और बीजाणुरहित अवस्था में भी। 2n और n दोनों प्रावस्था में अपना जीवन आधा आधा गुजारता है। ये जो जीवन चक्र है पाया जाता है फुनेरिया के अंदर, मॉस के अंदर। ये जो जीवन है इस युग्मकोद से भेद से बीजाणु भेद में जाना और बीजाणु भेद से युग्मकोद भेद में जाना, ये कहलाता है पीढ़ी एकांतर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। गुणसूत्र के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो किसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, इसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है सभी जीवों को, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, अगुणित जीव, और डिप्लॉइड द्विगुणित। हैप्लॉइड जिनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, सभी गुणसूत्रों का केवल एक समूह पाया जाता है। और अगुणित युग्मक, इनके जो युग्मक हैं वो समसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मनज बनने के बाद होता है, जैसे कि आपने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखा था, पीछे आपको दिखाया था, शैवाल, फंजाई और ब्रायोफाइट में पाया जाता है। इसके बाद द्विगुणित जीव की बात कर ली जाए, इसमें क्या होते हैं, जो जीव के अंदर, जो कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनका जो है पूरा एक जोड़ा पाया जाता है। जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में होते हैं, इसलिए इनको हमको लिखने का तरीका क्या होता है, 2n, और यहाँ पर लिखने का तरीका होता है n। और अगुणित युग्मक के अंदर क्या, इनके युग्मक कैसे बनेंगे, युग्मक जो बनते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। उदाहरण की बात कर ली जाए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जंतुओं में ये पाया जाता है। अब हम बात करेंगे युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मक बन रहे हैं जीवों के अंदर, लेकिन वो जीव अलग अलग जगह पर हैं, अलग अलग स्थान पर हैं, तो उनके जो युग्मक हैं नर और मादा किस प्रकार से मिलेंगे, तो उनको एक से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण। तो लैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए युग्मकों को पास में आना क्या होता है, आवश्यक होता है। युग्मकों को पास में मिलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, जो कि जल होता है। कुछ जीवों में दोनों नर और मादा युग्मक चलनशील होते हैं, जैसे कि आपने देखा था क्लेडोफोरा के अंदर कि दोनों के दोनों जो उसके युग्मक दिखाए गए थे कैसे थे, सम युग्मक थे और दोनों में ही फ्लैजेला पाया जा रहा था। उसके बाद कुछ जीवों में नर युग्मक कैसा होता है, चलनशील होता है, और मादा युग्मक कैसा होता है, अचल होता है। बीजीय पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण। तो बीजीय पादप जो आपके हैं एंजियोस्पर्म जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार से होता है, तो बीजीय पादपों में पुंकेसर के परागकोश में परागकण बनते हैं। तो परागकण बनते हैं कहाँ, जो नर पुष्प होता है, पुष्प का जो नर भाग है उसके अंदर परागकोश होता है, उसके अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। ये परागकण क्या होते हैं, उस भाग से उड़कर कहाँ पहुँचते हैं, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण। परागण विकसित, पराग जो कण है वो क्या होता है, यहीं पर विकसित होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक का निर्माण होता है, जो कि एक नलिका के रूप में आगे चलता है। ये परागकण जो कि पहुंच जाता है कहाँ पर, मादा युग्मक या अंडे तक पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को आप विस्तार से अगले पाठ में पढ़ेंगे। इस चित्र में दिखाया गया जो मैंने आपको अभी समझाया था कि ये जो बीच वाला भाग है ये क्या दिखाया गया है, मादा पुष्प का भाग दिखाया गया है, स्त्री केसर। तो इसके ऊपर जो वर्तिकाग्र है यहाँ पर क्या आ गया, परागकण उड़कर आ गया है, इसका विकास हुआ, विकास होता है तो इसके अंदर एक पराग नलिका बनती है, और पराग नलिका बनने के बाद इसके अंदर जो परागकण का जो केंद्रक होता है वो बार बार विभाजन करता है, और विभाजन करके क्या बनाता है, नर युग्मक बनाता है। इसके अंदर 2 नर युग्मक पाए जाते हैं, और ये ट्यूब आगे बढ़ती जाती है, और भ्रूण कोश के अंदर जो अंड कोशिका है वहाँ तक ये नर युग्मक पहुँच
जाते हैं। ये नलिका यहाँ पहुँचती है, पहुँचकर यहाँ पर फट जाती है और दोनों नर युग्मक अंदर पहुँच जाते हैं। अभी आप इतनी जानकारी ध्यान में रखें, इसका बहुत ही विस्तार से हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन लैंगिक जनन हेतु नर एवं मादा युग्मकों के संलयन तथा युग्मनज बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो क्या होता है निषेचन? जो नर युग्मक हैं और जो मादा युग्मक हैं, दोनों के मिलने की प्रक्रिया, संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। ये देखिए यहाँ पर ये नर युग्मक दिखाया है, एक शुक्राणु और ये अंडाणु मादा युग्मक। मान लीजिए इसके अंदर दो ही गुणसूत्र थे, मान लीजिए इसके अंदर दो ही गुणसूत्र हैं, तो दोनों के दोनों कैसे थे? हैप्लॉइड थे। यहाँ पर N, यहाँ पर N। और जब युग्मनज बनेगा तो क्या होगा? ये इससे संलयन कर जाएगा और एक कोशिकीय युग्मनज तैयार होता है जिसके अंदर दोनों के गुणसूत्र मौजूद होते हैं। तो दो यहाँ से गुणसूत्र और दो यहाँ से मिलकर बन गए 4, यहाँ पर गुणसूत्र मौजूद हो गए। तो N और N यहाँ पर हो गया 2N, गुणसूत्र डबल हो गए। इसीलिए ये जो फेज था वो कैसा था? हैप्लॉइड था, अगुणित था, और ये कैसा हो गया? द्विगुणित हो गया है। अब हम बात करेंगे निषेचन के प्रकार की। निषेचन कितने प्रकार का पाया जाता है? निषेचन जो है, पहला प्रकार है बाह्य निषेचन। इसमें निषेचन मादा शरीर के बाहर किसी माध्यम जल में होता है। अब बाह्य निषेचन में क्या होता है? मादा शरीर के बाहर निषेचन हो रहा है। तो ये अधिकतर कुछ मछलियों और मेंढकों में पाया जाता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये जो मेंढक हैं, दोनों के दोनों किसके हैं? जल के अंदर मौजूद हैं। तो ये सहवास करने पर क्या करते हैं? मादा जो है वो अपने अंडाणु, जो अंडे हैं, वो एक जेली के रूप में बाहर छोड़ देती है पानी के अंदर, और जो नर मेंढक है वो भी क्या करता है? वो अपने शुक्राणु पानी में छोड़ देता है। दोनों का क्या होता है? निषेचन बाहर ही होता है और इनके जो अंडे हैं बाहर ही जेली के अंदर पनपते हैं और टैडपोल के रूप में विकसित होते हैं। दूसरे प्रकार का जो निषेचन है उसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। इसमें निषेचन मादा जीव के अंदर होता है। जो मादा है उसके शरीर के अंदर ही निषेचन की प्रक्रिया है पूर्ण होती है। जैसे कि उच्च वर्ग के जंतु जैसे सरीसृप होते हैं, स्तनधारी हो गए, या पक्षी वर्ग हो गया, या उच्च पादपों में ये पाया जाता है। अब तीसरी जो घटना है निषेचन पश्च घटना है। अब यहाँ तक जो निषेचन हो चुका है, अब निषेचन के बाद की घटना हम पढ़ेंगे। अब निषेचन की बाद की घटना क्या है? युग्मनज का बनना। तो नर एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण मादा शरीर के बाहर और अंदर भी हो सकता है। कहीं भी युग्मनज बन सकता है, शरीर के अंदर भी बन सकता है, शरीर के बाहर भी बन सकता है। जैसे कि आपने देखा अभी मेंढक की जो क्रिया दिखाई थी उसके अंदर क्या था? युग्मनज शरीर के बाहर बन रहा है और यहाँ शरीर के अंदर। आंतरिक निषेचन में इस एक कोशिकीय युग्मनज से जीवन की शुरुआत हो जाती है। जब युग्मनज बन जाता है तो मान लेते हैं कि जीवन, एक नया जीवन आरंभ हो गया है। अब इसके बाद युग्मनज से क्या होता है? भ्रूण का बनना। अब भ्रूणोद्भव क्या होता है? युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं भ्रूणोद्भव। एक कोश के युग्मनज से समसूत्री कोश का विभाजन होता है। यहाँ पर समसूत्री कोश का विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय भ्रूण के बनने की क्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। अब हम बात करते हैं जंतुओं के प्रकार। युग्मनज का विकास कहाँ होता है इसके आधार पर। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। सबसे पहला है अंडप्रजक, दूसरा है सजीप्रजक और तीसरा है अंडजरायुज। तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं ओवीपेरस, वीवीपेरस और ओवोवीवीपेरस। ओवा से शब्द लिया गया। ओवा का मतलब होता है अंडा। ऐसे जीव जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। इस प्रकार के जंतु अंडे देते हैं। ये अंडे निषेचित और अनिषेचित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। युग्मनज का विकास कहाँ होता है? मादा शरीर के बाहर होता है, क्योंकि जब निषेचन हो गया शरीर के अंदर, उसके बाद क्या होता है? मादा ने अंडा दे दिया। तो युग्मनज का विकास कहाँ हो रहा है? अंडे के अंदर। और ये अंडे कैसे होते हैं? कैल्शियम युक्त खोल से ढके हुए होते हैं। ये अंडे पक्षी और सरीसृप में आपने देखे होंगे पाए जाते हैं।
इसके बाद दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, अंडे की बजाय बच्चों को पैदा करते हैं सीधे। तो इनका युग्मनज का विकास कहाँ होता है, मादा शरीर के अंदर ही होता है, जब युग्मनज से पूरा भ्रूण और भ्रूण से पूरा शिशु जन्म लेता है, जैसे कि स्तनधारियों में पाया जाता है। इसके बाद तीसरा प्रकार भी होता है, बहुत कम जीवों में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं हम ओवोविविपेरस। मतलब इस प्रकार के जीवों में युग्मनज का विकास कहाँ होता है, अंडे के अंदर, और अंडा कहाँ होता है, अंडा शरीर से बाहर नहीं निकलता है, शरीर के अंदर ही रहता है, लेकिन वो कैल्शियम युक्त खोल जैसा अंडा नहीं होता है, जैसा कि शार्क मछली में पाया जाता है। इनके अंदर प्लेसेंटा नहीं बनता है। बच्चे का जो विकास है वो कहाँ होता है, एक अंडे के अंदर ही होता है। अंडा जब शरीर के अंदर ही फटता है उसके बाद बच्चा बाहर निकल कर आता है। अब पुष्पीय पादपों में किस प्रकार से बुढ़ोद्भव होता है। तो पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है। युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करती है। इसे फल भित्ति कहते हैं। फल भित्ति विकिरण का कार्य तथा फल को सुरक्षा प्रदान करती है। बच्चों, इस वीडियो में जो भी कुछ पढ़ाया है वह सब हमने NCERT किताब के अनुसार ही पढ़ाया है। NCERT किताब आपके अंदर समझ पैदा करती है किसी भी विषय के ज्ञान के प्रति, इसीलिए उसको आप ज़रूर एक बार पढ़ें।